नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, यूपी टेट की तैयारी में आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो पेपर 2 एसएसटी अर्थात जूनियर की सोशल साइंस इस वीडियो में आपको कराने वाला हूं। जितने भी क्वेश्चन यहां पर आपको कराऊंगा सभी क्वेश्चन पेपर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होने वाले हैं, क्योंकि जितने भी सिलेबस में आपके टॉपिक दिए गए हैं सोशल साइंस के, उन सभी टॉपिक का निचोड़ आपको इस वीडियो के अंतर्गत करा दूंगा। एक एक क्वेश्चन आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। जिस दिन आपका पेपर होगा, पेपर में अधिकतर क्वेश्चन आपको हमारी इन्हीं वीडियो से डायरेक्ट छपे मिल जाएंगे, क्योंकि जितना सिलेबस है उतना सिलेबस से ही क्वेश्चन आपसे पेपर में आएगा। सिलेबस से बाहर क्वेश्चन आपका पेपर में नहीं बनता है। तो सिलेबस जितना दिया गया है उस सिलेबस के अंतर्गत जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उन सभी टॉपिक से चुनिंदा क्वेश्चन मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिए हैं। सभी प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अधिकतर क्वेश्चन मैंने पीवाईक्यू भी डाल दिए हैं, ताकि आपको ये भी पता चल जाए पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उन क्वेश्चन का लेवल कैसा रहेगा, क्वेश्चन को कैसे करना पड़ेगा, सब कुछ आपका यहाँ पर हो जाएगा। देखो, इस वीडियो के बीच बीच में आपको मैं थ्योरी भी करा दूंगा, तो वीडियो के साथ आपकी थ्योरी भी हो जाएगी, पीवाईक्यू क्वेश्चन भी आपके हो जाएंगे, प्रैक्टिस भी हो जाएगी, रिवीजन भी हो जाएगा। सब कुछ आपका एक साथ होता हुआ चलेगा। आपको काम क्या करना है, आपको सिर्फ वीडियो को ध्यान से देखना है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर कहता है, इतिहास का वह काल जिसके लिए कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है क्या कहलाता है? ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, आधुनिक काल। क्वेश्चन का यहाँ पर जवाब आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्राग ऐतिहासिक काल बोलते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल उस काल को बोला जाता है जब कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं होती है, ठीक है ना, उसी को प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। अगर मैं उदाहरण के तौर पर बात करूं, जैसे पाषाण काल, पेपर में आपसे पूछ ले कि पाषाण काल किस प्रकार का इतिहास है, तो पाषाण काल में कोई भी लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है। इसी के साथ भीमबेटका की जो शैल चित्रकला है, भीमबेटका की शैल चित्रकला है, वो भी आपकी प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत ही आती है। तो ऐसा काल जहां पर कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं होती है उसको बोलेंगे प्राग ऐतिहासिक काल। यहाँ पर आपने इतना समझ लिया। यहाँ पर 2 से 3 बातें और आप लोग समझ लो। अगर आपसे पूछे आद्य ऐतिहासिक काल किसको बोलेंगे? आद्य ऐतिहासिक काल उसको बोलेंगे जिसमें लिखित सामग्री तो है, क्या लिखित सामग्री उपलब्ध है, परंतु पढ़ा नहीं जा सकता है, पढ़ा नहीं गया। लिखित सामग्री उपलब्ध है परंतु उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, या पढ़ने में लोग असमर्थ हैं, उसको पढ़ नहीं सकते हैं, उसको बोलेंगे आद्य ऐतिहासिक काल। उदाहरण के तौर पर अगर मैं बात करूं सिंधु घाटी सभ्यता की, सिंधु घाटी की जो सभ्यता है इसकी लिपि चित्रात्मक है। आज तक सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को किसी ने पढ़ नहीं पाया, इसलिए इसको आद्य ऐतिहासिक काल में रखते हैं। और ऐतिहासिक काल किसको बोलेंगे? जहां पर लिखित सामग्री भी है और लोग उसको पढ़ भी सकते हैं, जैसे वैदिक काल है, मौर्य काल है, सातवाहन वंश है, ये सब कुछ, ठीक है ना, जिसको पढ़ भी सकते हैं उसको ऐतिहासिक काल बोलेंगे। मैं आशा करता हूं यहाँ पर आपने इन सभी को यहाँ पर समझ लिया होगा। अब आगे मैं बात कर लूं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आ चुका है। सुमेलित करें महाजनपद व उनके क्षेत्र, जो कि पेपर में क्वेश्चन आपसे आ चुका है। सूची 1 का सूची सेकंड के साथ आपको मिलान करना है। देखिएगा, उस दौरान आपके 16 महाजनपद हुआ करते थे। इन 16 महाजनपदों की जानकारी अंगुत्तर निकाय से, भगवती सूत्र से, इन जैसे ग्रंथों से मिलती है। तो यहाँ पर आपके दिए गए हैं। मगध, मगध किस क्षेत्र से संबंधित आपका हो जाएगा? वत्स, कोसल, अवंती, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर मगध जो है ना, ये बिहार के मुंगेर जिले में, तो गया वाला जो क्षेत्र है, मुंगेर का जो क्षेत्र है, वहां पर मगध महाजनपद हुआ करता था। तो एक का किसके साथ हो जाएगा? बी के साथ। एक का बी सिर्फ पहले विकल्प में दिया गया है, तो पहला विकल्प इस क्वेश्चन का जवाब यहाँ पर हो जाएगा, ठीक। उसके बाद वत्स की मैं बात करूं, जो आपका वत्स है ना, वत्स किस क्षेत्र से संबंधित है वर्तमान में? तो इलाहाबाद से, इलाहाबाद में आपका वत्स, ठीक। कोसल, कोसल अयोध्या या फैजाबाद, कोसल अयोध्या या फैजाबाद। अवंती किसको बोलेंगे? अवंती मालवा, मालवा मध्य प्रदेश को अवंती, ठीक है ना। अंग, अंग की राजधानी क्या थी बताइए? अंग की थी चंपा राजधानी, ठीक।
चेदी कहाँ पर पड़ता है? चेदी, चेदी आपका बुंदेलखंड इलाके में पड़ता है, चेदी। ठीक, ये उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ बातें जो पेपर में अक्सर आया करती हैं 16 महाजनपद से। अगर पेपर में आपसे पूछ ले कि जो महाजनपद है ना उत्तर प्रदेश में कितने कितने हैं अभी, तो 8 महाजनपद आपके यूपी में पड़ते हैं। ठीक, आगे देखिए क्वेश्चन, यहां पर क्वेश्चन कहता है, इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? विदेशी नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त नहीं है, ठीक है ना, ये प्राप्त उनको नहीं है और सब कुछ प्राप्त है। अगला यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन कहता है, कथन ए, अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध लड़ा था। बिल्कुल लड़ा था। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व 261 ईसा पूर्व में लड़ा था। कारण, युद्ध के खून खराबे को देखकर अशोक ने भविष्य में कभी युद्ध न करने का निर्णय ले लिया था। ये भी बात करेक्ट हो जाएगी। पहला विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोनों सही हैं और सही व्याख्या भी करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता उन्मूलन का वर्णन है? अस्पृश्यता उन्मूलन आपका अनुच्छेद 17 में आता है। किसमें? अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 18 आपका उपाधियां, क्या उत्तर मैंने आपको बता दिया, 17 हो जाएगा अस्पृश्यता का उन्मूलन। 18 में उपाधियों का अंत, किसका? उपाधियों का अंत 17 में आपका किया गया है, उपाधियों का अंत। लेकिन कर्नल जैसी उपाधि ये संविधान द्वारा दी जाती है, वो बात अलग है। ये उपाधियों का अंत किसमें किया गया है? अनुच्छेद 18 में आपका किया गया है। 14 क्या है? विधि के समक्ष, आप लोग कह सकते हैं इसमें 14 आपका समानता है, और 15 लिंग भेदभाव, जन्म आधारित, इन सब का भेदभाव नहीं किया जाएगा, इन पर आधारित, ठीक है ना, वर्ण पर आधारित, लिंग पर आधारित। ठीक, तो ये 15 कहता है। तो क्वेश्चन का जवाब आपका 17 हो जाएगा। अस्पृश्यता उन्मूलन जुड़ा हुआ है 17 से। अगला यहाँ पर क्वेश्चन आपसे कहता है, मृतकों का टीला किसका अर्थ है? मृतकों का टीला या मुर्दों का टीला, मरे हुओं का टीला, ये किसको बोलते हैं? ये बोलते हैं मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। ठीक, हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है हड़प्पा। दयाराम साहनी ने 1921 में इसकी खोज की थी। हड़प्पा की खोज भारतीय इतिहासकार 1921 में दयाराम, किसने? दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। और मोहनजोदड़ो की खोज अगले वर्ष 1922 में रखालदास बनर्जी ने की थी। मोहनजोदड़ो आपका किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो आपका हो जाएगा। सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो हो जाएगा। कालीबंगा है ना, कालीबंगा कहाँ पर है? कालीबंगा आपके राजस्थान में पड़ता है। ठीक, लोथल कहाँ पर है? गुजरात में पड़ता है। गोदीवाड़ा या बंदरगाह के नाम के, मतलब कि लोथल को बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं। मोहनजोदड़ो से डांसिंग गर्ल मिली है, ये भी पेपर में आता है। ये स्थान दिए गए हैं कुछ आपके सिलेबस में। दूसरा ही टॉपिक है आपका हड़प्पा सभ्यता का इतिहास में, कहाँ से क्या क्या चीज़ मिली है वो आपसे पेपर में अक्सर पूछी जाती है, 1 या 2 नंबर की। ठीक, कुछ बातें आप लोग यहाँ पर समझ लीजिए जो पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। पहली बात मैंने आपको बताई, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। ठीक, और 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की। उस समय पंजाब प्रांत में था। सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में रखालदास बनर्जी जी ने की थी। देखो, भारत में कुछ हड़प्पा स्थलों के नाम हैं। रोपड़, रोपड़ पंजाब में पड़ता है, ठीक है ना, रोपड़ पंजाब यहाँ पर लिखा है, रोपड़ पंजाब। कालीबंगा राजस्थान में है। लोथल गुजरात में है। लोथल से बंदरगाह के अवशेष भी मिले हैं जो कि व्यापारिक नगर हुआ करता था। हड़प्पाई मुहर जो थी वो सेल खड़ी नामक पत्थर से बनाई जाती थी। जो हड़प्पा मुहर थी वो चौकोर, आयताकार, वर्गाकार भी हुआ करती थी। और लिपि कैसी थी? हड़प्पा की लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। हड़प्पा की लिपि आज तक कोई नहीं पढ़ पाया, इसीलिए इसको किस में रखा जाता है? आद्य ऐतिहासिक काल में इसको रखा जाता था। यहाँ पर कुछ बातें जान लो, जैसे मोहनजोदड़ो से क्या क्या प्राप्त हुआ है। विशाल स्नानागार, अन्नागार, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति। जी हाँ, पेपर में एक क्वेश्चन आ चुका है कि दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से। कांस्य की नर्तकी, डांसिंग गर्ल, पिछले साल में यूपी टेट में है, क्वेश्चन आया था जब पेपर आपका हुआ था। तो मोहनजोदड़ो से डांसिंग गर्ल भी मिली है। कालीबंगा से राजस्थान में पड़ता है। जूते खेत के साक्ष्य, अग्निकुंड,
चूड़ियों के अवशेष मिले हैं। बनावली आपका हरियाणा में पड़ता है। हल्के खिलौने के अवशेष मिले हैं। हल्के खिलौने का मतलब जिससे खेत की जुताई होती है, उनके प्रतिरूप बनावली से मिले हैं। लोथल, गोदीवाड़ा बंदरगाह, अग्निकुंड, चावल के साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं। ये सर्वाधिक इंपॉर्टेंट जानकारी थी जो मैंने आपको यहाँ पर बता दी। क्वेश्चन बनेगा तो आप लोग कर लोगे बिल्कुल आसानी तरीके से। जितने भी लोग पहली बार इस वीडियो को देखने के लिए आए हैं उनको यहाँ पर बता दूं, ये जो जानकारी यहाँ पर मैं बता रहा हूँ ये मेरे द्वारा बनाए गए नोट्स से आपको जानकारी बता रहा हूँ। जितने भी लोग इच्छुक हैं, इन नोट्स को लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करके इन नोट्स को ले सकते हैं। मैं थोड़ा इन नोट्स के बारे में आपको बता दूं। आपकी आंखों के सामने ये नोट्स हैं, आप लोग प्रत्यक्ष यहाँ पर इन नोट्स को देख पा रहे होगी, जो कि ये नोट्स स्पेशल किस लिए बनाए गए हैं। ये स्पेशल नोट्स यूपी टेट एसएसटी के लिए है। एसएसटी के स्पेशल नोट्स है जो 60 नंबर की पूरी तैयारी आपको कराएंगे। ये नोट्स, इन नोट्स में किसी तीसरी किताब, थर्ड पार्टी कंटेंट यूज नहीं किया गया है। जितना आपका सिलेबस यूपी टेट एसएसटी का दिया गया है उतने सारे टॉपिक वाइज इसमें कंप्लीट किए गए हैं। पेपर आपका एससीईआरटी की किताब से बनता है और वही सेम टू सेम आपका सिलेबस में सारे के सारे टॉपिक एससीईआरटी किताब वाले हैं। तो यह जो नोट्स आपको मिलेगा एससीईआरटी पर आधारित मिलेगा, ठीक है ना, जिसमें पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट किया गया है। इन नोट्स में पॉइंट को हाईलाइट किया गया है जहां से पेपर में सर्वाधिक क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है ना। तो 299 रुपये इन नोट्स का प्राइस है, 299। दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करके इनको प्राप्त किया जा सकता है। इन नोट्स में मिलेगा क्या क्या, 60 नंबर की पूरी तैयारी हो जाएगी। अलग से कोई किताब आपको पढ़नी नहीं पड़ेगी। इसमें क्या क्या होगा, हिस्ट्री होगा, ज्योग्राफी होगा, पॉलिटी होगा। ये तो 3 आपके होंगे ही होंगे मुख्य तौर पे, जहां से सर्वाधिक क्वेश्चन बनेंगे। इसके साथ पेपर में क्वेश्चन एग्रीकल्चर से भी बनेगा, कृषि विज्ञान 2-3 आपके आ सकते हैं। होम साइंस से भी क्वेश्चन आपसे पेपर में 2 से 3 आएंगे, ठीक है ना। इसी के साथ आपसे फिजिकल एजुकेशन और म्यूजिक, संगीत से भी क्वेश्चन आएंगे। थोड़े बहुत इन वाले पार्ट से भी आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं आपको 60 नंबर का पूरा मटेरियल प्रोवाइड करूंगा, चाहे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एग्रीकल्चर, होम साइंस, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन, सब कुछ आपको प्रोवाइड कर दूंगा। नोट्स के साथ पूछे गए सभी वर्ष के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। 2011 से 22 तक आपके अभी तक पेपर हुए हैं यूपी टेट के। तो इनकी सबसे मुख्य विशेषता क्या रहेगी मित्र, तो इसमें मैंने क्या काम किया है, इनको वन लाइनर में कन्वर्ट किया है। जैसे क्वेश्चन फायान किसके शासनकाल में भारत आया था, डायरेक्ट आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय। आपको 4 विकल्प कंफ्यूज करते हैं, टाइम आपका बर्बाद करते हैं, तो टाइम की बचत हो जाएगी। पेपर भी आपका नजदीक है, क्वेश्चन पढ़ोगे डायरेक्ट सामने उत्तर लिखा रहेगा, बस आपका काम हो जाएगा। तो पीवाईक्यू भी आपको मिल जाएगा, है ना, पीवाईक्यू भी आपको कंप्लीट मिल जाएगा, प्लस आपको नोट्स भी कंप्लीट मिल जाएगा मात्र 299 रुपए में। इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज आप लोग कर लें तो अभी आपको तुरंत नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाएगा, यह कथन किसका है? BR अम्बेडकर, KT शाह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। उत्तर होगा इस क्वेश्चन का KT शाह। KT शाह का एक नीति निर्देशन तत्व एक ऐसा चेक जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाएगा, यह कथन है KT शाह का। नीति निर्देशक तत्व जिनको DPSP के नाम से भी जानते हैं, जो भाग 4 में आते हैं, है ना, अनुच्छेद 31 से 51, किसमें 36 से 51 में आपके आते हैं नीति निर्देशक तत्व। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 किसके बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी, जयचंद और मोहम्मद गौरी, बाबर और इब्राहिम लोदी, अशोक और सेलुकस। यहाँ पर क्वेश्चन का जवाब आपका हो जाएगा पहला विकल्प, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में तराइन का पहला युद्ध 1191 में लड़ा गया था। यहाँ पर 2 युद्ध आपके तराइन के हुए थे, पहला और दूसरा। पहला तो आपका 1191 में हुआ, है ना, और इसमें जीता कौन था? इसमें चौहान जीते। दूसरा जो आपका युद्ध हुआ था सेकेंड, ये 1192 में, अगले ही वर्ष, पहले युद्ध के अगले ही वर्ष 1192 में हुआ, लेकिन गौरी इसमें जीता। कौन? मोहम्मद गौरी इसमें जीता। देखो, भारत के शासकों की सबसे बड़ी कमी क्या रहती थी? आप इतिहास उठा के पढ़ेंगे तो राजा अपने को बहुत कुछ समझता था, दुश्मनों को माफ कर दिया करता था।
तो यहीं पर गलती कर बैठे चौहान साहब। देखो पहले में तो ये जीत गए, दूसरे में ये खुद हार गए। अगर पहले में ये जीत गए थे, पहले ही युद्ध में अगर ये गौरी को खत्म कर दिए होते तो दूसरे की नौबत ही ना आती। दूसरे में ये खुद बंदी बना लिए गए और इनको ले जाया गया दूसरे देश, वहीं पर इनकी आंख फोड़ दी गई। फिर चंद्रवरदाई इनका कवि था, है ना, किसका कवि था? चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान का कवि हुआ करता था, ठीक है ना। तो उसके कहने से इन्होंने ये शब्द वेदी बाण चलाना जानते थे चौहान, तो इन्होंने गौरी की लास्ट में तीर मार के हत्या कर दी थी, ठीक है ना। आप लोग पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ए विकल्प इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में चंदावार का युद्ध, जयचंद ने ही गौरी को बुलाया था। कहानी ये भी समझ लो लगे हाथ। देखो समझ लो, धीरे से समझ लो, क्योंकि बन सकता है पेपर आपके यूपी स्पेशल का, तो यूपी की थोड़ी बहुत घटना इसमें घटित हुई थी। जयचंद और गौरी का युद्ध, चंदावार का युद्ध 1194 में, इसको बोलते हैं चंदावार का युद्ध, ठीक। देखो अब क्या समझोगे आप। जयचंद कहाँ का राजा था? यह राजा था आपके कन्नौज का, ठीक है ना। कन्नौज गंगा घाटी के किनारे वसा उपजाऊ एक मैदान, इत्र की नगरी के नाम से फेमस कन्नौज का राजा जयचंद हुआ करता था। इसकी पुत्री थी एक संयोगिता। पुत्री का नाम क्या था? इसकी एक बेटी थी संयोगिता, ठीक है ना। तो इसकी बेटी का नाम था संयोगिता। पृथ्वीराज चौहान इससे प्रेम कर बैठे, संयोगिता से पृथ्वीराज चौहान लब कर बैठे, है ना, प्रेम कर बैठे। तो पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता का कर लिया अपहरण। अपहरण मतलब अपने अंडर में ले लिया। तो जयचंद बहुत मतलब कि बेइज्जती इसको महसूस हुई, तो इसने गौरी को बुला दिया। किसको? गौरी को बुला दिया। फिर तरह इनका पहला युद्ध 91 में कर दिया, दूसरे में जयचंद हार गए। फिर गौरी ने छोड़ा जयचंद को भी नहीं, चंदावार के युद्ध में 94 में, ठीक। ये कहानी थी कुछ। अगला देखो, अगला देख लो। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति को ही क्या बोलते हैं? गैसीय ग्रह के नाम से भी जानते हैं, गैसीय ग्रह, ठीक, सबसे बड़ा। अगला देखिएगा, यहां पर कहता है लिम्पोपो नदी किस रेखा को 2 बार काटती है? पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था लिम्पोपो नदी के बारे में। ये दोस्तों मकर रेखा को 2 बार काटती है, मकर रेखा को 2 बार काटती है। भूमध्य रेखा को कांगो नदी काटती है। कौन? कांगो नदी। कांगो नदी किसको काटती है? भूमध्य रेखा को काटती है। मकर रेखा को लिम्पोपो नदी काटती है। सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा क्वेश्चन, चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? और इस फायान ने बहुत कुछ लिख भी दिया था। किसके बारे में? चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, जो कि आपके गुप्त काल से संबंधित है, ठीक। तो चीनी यात्री फायान था ना, यह 599 करोगे ना आप, हाँ लिख लो, ये भी तिथि इसकी मानी जाती है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जिनको बोलते हैं, इनके दरबार में बहुत सारे विद्वान रहा करते थे, जैसे कालिदास आपका हो गया, कालिदास हो गया, ठीक। चरक आपके हो गए, चरक, वैद्य थे, ये भी रहा करते थे, ठीक। तो बी विकल्प करेक्ट जवाब आपका हो गया फायान, जो कि चीनी यात्री था। फायान ने बहुत कुछ इसके समाज के बारे में लिखा। पेपर में क्वेश्चन वहां से आ सकता है, क्योंकि सिलेबस में वो लाइन इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। तो एक बार मैं आपको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का पूरा इतिहास मात्र 1 मिनट के भीतर में समझाऊंगा, फायान को बताऊंगा, ये सब कुछ बताऊंगा, ठीक। यहाँ पर कुछ बातें बहुत महत्वपूर्ण है, जहाँ से पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। देखो चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य के नाम से भी जानते थे, है ना, इनके दरबार में 9 रत्न थे, ठीक है ना। इन 9 रत्न में कालिदास भी शामिल थे, आपके कालिदास भी आपके शामिल थे। देखिएगा यहाँ पर कालिदास की प्रमुख रचनाएं जो अक्सर पेपर में आया करती हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, कुमार संभवम। शूद्रक की रचना क्या है? मृच्छकटिकम। विशाख दत्त की रचना क्या है? मुद्रा राक्षस। ये सभी 9 रत्न थे, ठीक है ना। और गुप्त काल में ही रामायण महाभारत को अंतिम रूप दिया गया था। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जितना भी लाइन लिखा गया है वो सारा का सारा इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। और आर्यभट्ट भी रहा करते थे 9 रत्न। आर्यभट्ट कौन थे? आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी गोल है, वह सूर्य का चक्कर लगाती है। बराह मिहिर भी रहा करते थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के दरबार में 9 रत्नों में से एक थे।
विज्ञान के इतिहास के प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कोई शक्ति ऐसी चीज है जो जमीन के साथ चिपकाए रखती है, जिसको गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल बराहमेयर ने सबसे पहले इसकी बात की। मैं बात करने वाला था फायान की, यहाँ पर समझ लो बातों को। फायान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय भारत आया। फायान ने शासन की व्यवस्था को अच्छा बताया। प्रजापालक उदार, राज्य में चोरी ना होना, शांति होना, अहिंसा होना। पाटलिपुत्र में उसने चिकित्सालय देखा जहाँ मुफ्त इलाज किया जाता था। गुप्त काल में लहसुन, प्याज, शराब का सेवन नहीं किया जाता था। ये फायान ने लिखा है। फायान ने क्या क्या लिखा है? उसने राजा को अच्छा बताया, प्रजापालक बताया, चोरी नहीं होती है राज्य में, मतलब कि दरवाजों में गेट भी नहीं होते हैं, ऐसा भी इसने कहा है। शांति थी, अहिंसा थी। अहिंसा का मतलब किसी का हिंसा नहीं किया जाता था, मतलब कि किसी को मारा नहीं जाता था, सताया नहीं जाता था। लहसुन, प्याज, शराब का सेवन भी नहीं किया जाता था। ये किसने लिखा है? फायान ने लिखा है। ये बातें इंपॉर्टेंट हैं जो पेपर में कहीं ना कहीं आपसे डायरेक्ट उठा करके पूछ ली जाएंगी, ठीक है ना। ये सब कुछ मैंने नोट्स में प्रोवाइड कर दिया है, इनको आप लोग अच्छे से पढ़ के पेपर को क्रैक कर सकते हैं। मेरी वीडियो दो प्रकार के लोग देखते हैं। सर्वाधिक तो टीचर ही देखते हैं, जो गवर्नमेंट टीचर हैं, जूनियर या प्राइमरी में टीचर हैं। तो वो लोग अगर पहली बार वीडियो को देखने के लिए आए हैं तो ये वाले नोट्स आप लोग ले लेना, एक नज़र डाल के पढ़ोगे तो आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। नौकरी वाले जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं, ध्यान से सुनो, तुम्हें भी ये नोट्स पढ़ना है, ठीक है ना। सभी को पढ़ना है, पेपर क्रैक करना है, क्योंकि कई चीज़ें सिंपल सरल होती हुए भी एग्जाम में आप लोग गलत करके आते हो। थोड़ी थोड़ी गलती भारी भारी पड़ जाती है, ठीक। छोटी सी गलती कभी कभी बहुत भारी पड़ती है। तो ये बहुत सिंपल सी बातें इसमें लिखी गई हैं, क्योंकि 6 से 8 तक का लेवल का है, कोई पीएचडी लेवल का तो है नहीं। सिर्फ आपको रिवीजन करना है, चीज़ों को अच्छे से बेहतर से समझना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है? तो अनुच्छेद 85 के द्वारा राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, चिल्का झील भारत के किस तटीय मैदान में स्थित है? तो जो आपकी चिल्का झील है ये आपके ओडिशा में है। कहाँ पर? ओडिशा में है, ठीक, ओडिशा में। तो पूर्वी तटीय मैदान में है आपकी ये आपका कई लोगों को ये नहीं पता है, क्या नहीं पता है कि जो ये भारत मैंने यहाँ पर बना दिया, ठीक, इस प्रकार से। तो ये वाला क्षेत्र है ना, इसको यहाँ पर पूर्व बोलेंगे, यहाँ पर इसको पश्चिम बोलेंगे, ऊपर को उत्तर बोलेंगे, नीचे को दक्षिण बोलेंगे। कई लोगों को ये नहीं पता होता कि दिशाएं मानचित्र में कैसी होती हैं। आपको सुनकर के अचंभा लग रहा होगा, लेकिन रियलिटी यही है, कई लोगों को नहीं पता है, ठीक है ना। तो पूरब का तटीय मैदान चिल्का झील उड़ीसा में है, सभी को पता है। उड़ीसा आपके पूर्वी भारत में पड़ता है, यहाँ पर उड़ीसा आपका पड़ता है। तो पूर्वी तटीय मैदान इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक, पूर्वी तटीय मैदान। अगला देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन कहता है मैच द फॉलोइंग, पुस्तक और उनके लेखक। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट अभी ले लो। जिस दिन पेपर होगा एक क्वेश्चन आपको पुस्तक और उनके ऑथर से देखने को अवश्य मिल जाएगा। एक क्वेश्चन, एक नंबर पक्का। और भी इसके साथ कई किताबें आपकी किताब में दी गई हैं जिनको मैंने नोट डाउन किया है, उनको अभी मैं करा दूंगा। तब तक इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। अर्थशास्त्र किनकी किताब है? कई बार मैंने आपको बताई, चाणक्य की किताब है। चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य के नाम से भी इनको जानते हैं, कौटिल्य, ठीक, ये बात करेक्ट। चाणक्य किनके दरबार में रहा करते थे? तो ये प्रधानमंत्री हुआ करते थे चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। इन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता के बल पर चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन पर गद्दी दिला दी। ये विद्वान थे, ठीक, विद्वान थे। तो अर्थशास्त्र का संबंध चाणक्य की किताब हो जाएगा, ठीक। पहली बात क्लियर हो गई, ए का यहाँ पर बी हो जाएगा। अर्थशास्त्र, राजतरंगिणी जो किताब है ना, ये कलहड़ की किताब है। किसकी? कलहड़ की किताब, जिसमें 12वीं शताब्दी का जो कश्मीर है ना, कश्मीर का इतिहास बताती है यह किताब। कश्मीर के 12वीं शताब्दी का इतिहास कलहड़ की किताब राजतरंगिणी बताती है। हर्षचरित किसकी किताब हो जाएगी? बाणभट्ट की किताब हो जाएगी, ठीक, बाणभट्ट की किताब हर्षचरित हो जाएगी। बुद्धचरित अश्वघोष की हो जाएगी, बुद्धचरित अश्वघोष की हो जाएगी, जो कि एक दार्शनिक थे, ठीक।
सारी बात मैंने आपको समझा दी, मिलान आप लोग खुद कर लेना क्योंकि बातों को आपको समझ लेना उपयोगी है, ठीक है ना। तो ए का भी किस में दिया गया है, पहले में दिया गया, पहला विकल्प करेक्ट आंसर हो जाएगा, बात खत्म। और भी कई किताबें हैं उनको एक साथ यहीं पर आपको करा देता हूं। यहां पर कुछ किताबें दी गई हैं। रामायण किसने लिखी है, वाल्मीकि ने लिखी है। महाभारत किसने लिखा है, वेद व्यास जी ने लिखा है, ठीक। उसके बाद अर्थशास्त्र किताब किसकी है, चाणक्य की किताब है, जो मौर्यकालीन समाज की राजनीतिक सामाजिक आर्थिक स्थिति को दिखाती है। उसके बाद राजतरंगड़ी जो किताब है ना, ये कलहड़ की किताब है, 12वीं सदी के कश्मीर के इतिहास का ब्यौरा प्रदान करती है। इंडिका किताब किसकी है, मेगस्थनीज की किताब है, जो यूनानी राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में भारत में आया था। इसकी किताब मौर्यकालीन समाज की झलक दिखाती है। फायान कौन था, चीनी यात्री था, इसकी किताब फियूकी थी, और हुएनसांग की सियू की किताब थी, ठीक। हुएनसांग हर्षवर्धन काल में आया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, भाबर और तराई क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। पहली बात आपको ये पता होना चाहिए भाबर और ये तराई होता क्या है, ठीक। मैं उत्तर आपको बता देता हूँ। विविधता युक्त विस्तृत वन यहाँ पर आपके पाए जाते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूँ, यहीं पर मुख्य तौर पर भाबर और तराई क्षेत्र आपका पाया जाता है। देखो, जो सबसे उत्तरी क्षेत्र है ना शिवालिक का, शिवालिक के नीचे आपका भावर, इस प्रकार का भाबर, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये आपका हो गया भावर क्षेत्र। ऊपर आपका ये शिवालिक हो गया, ठीक, शिवालिक हो गया। नीचे भावर, भावर के बाद आपका आता है यहाँ पर तराई क्षेत्र, तराई क्षेत्र। तराई के बाद आपका आता है मैदानी क्षेत्र, ठीक, मैदानी क्षेत्र। जो भावर है ना, भावर आपका कंकड़ पत्थर से बना हुआ है। तराई क्षेत्र आपका दलदली क्षेत्र है। तराई क्षेत्र में लखीमपुर खीरी का आपका क्या है, राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपका यहीं पर पड़ता है। मैदानी क्षेत्र में आपकी नदियां हैं, है ना, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इन नदियों से जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है, ये आपको पता है, ठीक। मैदानी क्षेत्र में गेहूं की फसल की जाती है ना, तमाम फसलें आपकी की जाती हैं, ठीक। तो भाबर और तराई, भाबर और आपकी तराई, यहाँ पर जैव विविधता अधिक है। जैव विविधता सर्वाधिक कहाँ पर होगी, जहाँ का क्षेत्र नम हो, अच्छा हो, पेड़ पौधे हो, ठीक है ना, तो वहीं पर होगी आपकी भाबर और तराई क्षेत्र में। अगला देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन आपसे कहता है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार किन अनुच्छेदों में वर्णित है। समानता का अधिकार 14 से 18 में आपका समानता का अधिकार आता है। 12 में क्या आता है, 12 में आपके राज्य को परिभाषित किया गया है, 12 में राज्य को परिभाषित किया गया है। 13 में क्या आता है, न्यायिक, क्या बोलते हैं इसको, न्यायिक समीक्षा बोलते हैं ना, न्यायिक समीक्षा। 13 में न्यायिक समीक्षा आपकी आती है। 12 में क्या आता है, राज्य की भाषा परिभाषा आती है, ठीक। 23, 24 शोषण के विरुद्ध का अधिकार है। 19, 22 आपका स्वतंत्रता का अधिकार है। अगला देखिए क्वेश्चन यहाँ पर आपसे कहता है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी है। तो बताओ, ब्राह्मी है, खरोष्टी है, चित्रात्मक है या देवनागरी है। तो चित्रात्मक है। हड़प्पा की लिपि आज तक किसी ने नहीं पढ़ पाई है, ठीक, सी विकल्प करेक्ट हो जाएगा। अगला कहता है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वतमाला किस महाद्वीप में है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वतमाला ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में आपकी पड़ती है, जो दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला हो जाएगी। अगला यहाँ पर देखिए, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। भारत का नेपोलियन चंद्रगुप्त मौर्य को बोलते हैं, समुद्रगुप्त को बोलते हैं, स्कंदगुप्त को बोलते हैं या कुमारगुप्त को बोलते हैं। तो समुद्रगुप्त। कुमारगुप्त ने क्या किया था, नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी, कुमारगुप्त ने की थी क्या, ठीक। चंद्रगुप्त आपका मौर्य से रिलेटेड हो जाएगा, ये मौर्य वंश का शासक है। बात हो रही यहाँ पर भारत के नेपोलियन समुद्रगुप्त को बोलते हैं, ठीक। जो समुद्रगुप्त था, इनका दरबारी कवि हुआ करता था हरिसेन, बहुत बार पेपर में आया है हरिसेन। इसने रचना की प्रयाग प्रस्तुति की, किसकी, प्रयाग प्रस्तुति, इलाहाबाद पर प्रयाग प्रस्तुति पर इसकी रचना, ठीक। और किस भाषा में है, संस्कृत भाषा में है, ठीक।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है अपसौर की घटना किस तिथि को होती है। अपसौर, अपसौर की घटना आपकी 4 जुलाई को होती है। यहाँ पर 3 जनवरी की बात की गई है, यहाँ पर होता है उपसौर। इसको याद कैसे रखोगे, उप में पहला अक्षर 3 की तरह है तो 3 जनवरी यहाँ पर हो जाएगा। अपसौर आप लोग 4 जुलाई मान सकते हैं। ये दो घटनाएं क्या होती हैं, अपसौर का मतलब होता है बहुत दूर। पृथ्वी सूर्य से कब दूर होती है, मतलब कि अधिकतम दूरी पर चली जाती है 4 जुलाई को। निकटतम कब आती है उपसौर, 3 जनवरी को। सूर्य पृथ्वी के बहुत नज़दीक होता है। ठीक, अगला यहाँ पर कहता है निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय ग्रह आउटर प्लेनेट नहीं है। आउटर प्लेनेट, देखो बृहस्पति आपका आउटर प्लेनेट हो जाएगा, शनि भी हो जाएगा, बृहस्पति शनि, अरुण वरुण, नेपच्यून और यूरेनस जिनको बोलते हैं, ये सब गैसीय ग्रह। और ये जो गैसीय ग्रह होते हैं ना, ये कैसे होते हैं, भारी होते हैं। भारी का मतलब आकार इनका बड़ा होता है, आकार इनका बड़ा होता है और ये गैस से निर्मित होते हैं। जैसे तरल पदार्थ हो गया आपका, प्लस आपकी गैस हो गई, ये गैसों से निर्मित आपके होते हैं। ठीक, बृहस्पति शनि यूरेनस। और चट्टानी ग्रह क्या होते हैं, इनको छोड़कर पृथ्वी है, मंगल है, ठीक, उनको बोलेंगे। तो यहाँ पर ये मंगल दे दिया गया जो कि नहीं होगा आउटर ग्रह, ये होगा आंतरिक ग्रह। कैसा होगा, आंतरिक। यहाँ पर आप लोग आउटर प्लेनेट एंड इनर प्लेनेट, इन दोनों के बीच का डिफरेंस यहाँ पर समझ लीजिए। मैंने आपको कई बार बताया है, ग्रह एक आंतरिक एक आपका बाह्य। आंतरिक में बुध शुक्र पृथ्वी मंगल सूर्य से नजदीक हैं, ये चट्टान के बने होते हैं, इनको चट्टानी ग्रह बोलते हैं। बाह्य ग्रह बृहस्पति शनि अरुण वरुण सूर्य से दूर होते हैं, आकार बड़ा होता है, गैस व तरल पदार्थ से बने होते हैं, इनको गैसीय ग्रह बोलते हैं। दोनों का अंतर यहाँ पर आपका स्पष्ट हो चुका है। अब कई लोग फिर से कंफ्यूजन में चले जाएंगे कि ग्रह क्या है, उपग्रह क्या है, तारा क्या है, ये भी लगे हाथ आप लोग यहाँ पर समझ ही लो। जैसे मैं ग्रह की अगर बात करूं, प्लेनेट की बात करूं, देखो कुछ खगोलीय पिंडों के पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होता है, वे तारों की सहायता से चमकते हैं, उन्हें ग्रह कहते हैं। देखो ग्रह किसको बोलेंगे, जिनके पास खुद का प्रकाश नहीं होता है, ऊष्मा नहीं होती है, एनर्जी नहीं होती है, लाइट नहीं होता है, उनको बोलते हैं ग्रह। जैसे पृथ्वी क्या है, जिसमें हम लोग रहते हैं ना, पृथ्वी एक प्लेनेट है। पृथ्वी क्या है, पृथ्वी एक ग्रह है। पृथ्वी के पास अपना कोई क्या नहीं है, प्रकाश नहीं है इसके पास। ये किससे प्रकाशित होती है, ये सूर्य से प्रकाशित होती है। अब सवाल उठता है सूर्य क्या है, सूर्य क्या है, सूर्य आपका तारा है। तारों के पास अपना खुद का प्रकाश होता है, ग्रहों के पास अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है, जैसे पृथ्वी के पास अपना कोई प्रकाश नहीं है। ये शायद बात आपको ना पता हो, अब से आपको पता चल गई। यहाँ पर देखो उदाहरण, पृथ्वी भी एक ग्रह है जिस पर हम रहते हैं, ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होती है। पृथ्वी अपना संपूर्ण प्रकाश व ऊष्मा सूर्य से ही प्राप्त करती है, इसको बोलते हैं ग्रह। ग्रह व उपग्रह में अंतर, ग्रह सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं, इनका कोई प्रकाश नहीं होता, ये सूर्य से प्रकाशित होते हैं। उपग्रह क्या करते हैं, ग्रह के चारों ओर ये चक्कर लगाते हैं। जैसे पृथ्वी का उपग्रह क्या है, चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, यह मुंडकोपनिषद से आपका लिया गया है। अगला, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल राजा ने करवाया था, तो यह मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम ने करवाया था। किसने, राजराज प्रथम ने इस मंदिर का निर्माण कराया था। सिलेबस में आपके कुछ ऐसे महत्वपूर्ण मंदिर, मकबरे, मस्जिद और राजाओं के द्वारा बनाए गए प्रमुख स्मारक दिए गए हैं, जिनको आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है ना। एक क्वेश्चन वहाँ से आपको अवश्य देखने को पेपर के दिन मिल जाएगा। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राज प्रथम ने कराया था। अभी मैं आगे आपको बता दूंगा सभी मंदिर, ठीक। तो अगला कहता है यहाँ पर भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रेम्बल में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता जैसे शब्द कब जोड़े गए थे, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा आपके जोड़े गए थे। अगला, सांभर झील किस राज्य में स्थित है, यह किस लिए प्रसिद्ध है, गुजरात में है, मीठे पानी के लिए प्रसिद्ध है, राजस्थान में है, नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, उड़ीसा में है, मछली उत्पादन के लिए है, केरल में नौकायान के लिए है। बताओ बताओ बताओ। सांभर झील राजस्थान में है, सांभर नमक उत्पादन के लिए। बी विकल्प होगा इस क्वेश्चन का राइट जवाब।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे कहता है, क्या कहता है, कथन और कारण है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, राज्यसभा एक स्थायी सदन है, स्थायी है बिल्कुल, क्योंकि इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है, भंग नहीं किया जा सकता है, बात करेक्ट है। तो दोनों बात करेक्ट है, तब पहला उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, पहला उत्तर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा। अगला यहां पर कहता है शून्य अंश अक्षांश को क्या कहते हैं, शून्य अंश अक्षांश, जीरो अक्षांश रेखा को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से भी इसको जानते हैं, विषुवत भी बोलते हैं या भूमध्य भी इसको बोलते हैं। ठीक, क्या हो जाएगा जवाब, विषुवत वृत्त बोलेंगे। यहाँ पर कुछ बातें आप लोग यहाँ पर समझ लो, इसको थोड़ा बड़ा करके आपको बताता हूँ। कर्क रेखा का मान कितना होता है, 23.5 होता है, और ये उत्तर में स्थित होती है, इसलिए उत्तर यहाँ पर इसके साथ लिखा जाएगा। ठीक, मकर रेखा ये दक्षिण में होती है, इसका भी मान 23.5 होता है, परंतु ये दक्षिण में आपकी होती है। ठीक, विषुवत वृत्त ये जीरो का होता है, जो ग्लोब को 2 पार्ट में डिवाइड आपका करता है, जीरो अक्षांश। ठीक, उत्तरी ध्रुव वृत्त कितने का होता है, उत्तरी ध्रुव वृत्त, जो ध्रुव वृत्त की बात की गई है, कितने का होगा, तो ये आपका होगा 90 का होगा या 66 का होगा, बताओ। तो ये आपका होगा 66.5 का, कितना, 66.5 का होगा। ठीक, विषुवत के ऊपर आपकी कर्क होती है, यहाँ पर मकर होती है, यहाँ पर विषुवत क्या होता है, यहाँ पर आपका उत्तरी ध्रुव होता है, नीचे आपका दक्षिण ध्रुव होता है, फिर आपका ध्रुव होता है। ठीक, तो 66.5 यहाँ पर होगा मान। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो पेपर में आपसे कहीं ना कहीं पूछ ली जाती हैं। ये जो चित्र आप लोग देख पा रहे हो, यही मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। बीच वाली रेखा विषुवत जिसका मान 0 अंश होता है, ठीक है ना, इसके ऊपर होती है कर्क रेखा जिसका मान 23.5 होता है, ये उत्तर में है। इसके ऊपर आपका उत्तर ध्रुव वृत्त होता है 66.5 का, फिर लास्ट में उत्तर ध्रुव। इस प्रकार दक्षिण में भी यही क्रम चलता है। ठीक, कर्क और मकर के बीच वाला क्षेत्र उष्णकटिबंध के नाम से आपका जाना जाता है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है, कारले का चैत्य किस वंश के शासन काल में बना था, तो यह सातवाहन वंश में के काल में कारले का चैत्य एक स्तूप है, ये आपका बना था। सी विकल्प करेक्ट हो जाएगा। तो चैत्य, स्तूप, मंदिर, ये पेपर में आपको एक क्वेश्चन देखने को अवश्य मिल जाएगा, वही बात मैं आपको यहाँ पर बता रहा था। तो अब मैं सभी मंदिर को यहीं पर आपको बता देता हूँ। शुरू से आप लोग यहाँ पर समझिएगा, सातवाहन वंश। ठीक, इस वंश का संस्थापक सिमुक था। सिमुक कौन था, बताओ, क्या मैंने बताया, सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था। इस वंश के शासक वैदिक धर्म के अनुयायी थे, वैदिक धर्म के अनुयायी थे। बौद्ध भिक्षुओं को भूमि तथा ग्राम दान में दिए। इसी समय पत्थर की चट्टान पर काटकर चैत्यों और विहारों का निर्माण किया। कारले का चैत्य मंडप, काले या कारले का चैत्य मंडप प्रसिद्ध है, जो कि सातवाहन वंश के द्वारा बनवाया गया था। ठीक, फिर क्या है यहाँ पर, ढूंढ लेता हूं आप लोगों के लिए मंदिर, ठीक, जिसे मुझे बताना है आपको। यहां पर आपको बताना है, ये समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो मंदिर यहां पर है आपका, यहां पर आप लोग देख पा रहे हैं कि चालुक्यों राजाओं के द्वारा वातापी का विरूपाक्ष मंदिर बनवाया गया। पल्लवों के द्वारा महाबलीपुरम मंदिर बनवाया गया, रथ को काटकर बने, रथ मंदिर को एक पत्थर से काटकर। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने एलोरा में कैलाश मंदिर बनवाया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैलाश मंदिर पेपर में आ भी चुका है। चोल राजाओं ने तंजौर में 14 मंजिलों वाला बृहदेश्वर मंदिर बनवाया। बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया, राजराज प्रथम ने बनवाया। इसमें नटराज की मूर्ति भी स्थापित की गई। ये कुछ मंदिर पेपर में रिपीटेड बहुत होते हैं, क्योंकि सिलेबस में यही दिए गए, तो यही एग्जामिनर उठा करके डायरेक्ट पेपर में आपसे पूछेगा। ठीक, और क्या है, और भी कुछ है, देख लो आप लोग, छोड़ो मत कोई चीज। अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में है, यूनेस्को में भी शामिल है। बेरोबुदूर का बौद्ध मंदिर आपका कहाँ पर है, ये भी आपके
इंडोनेशिया में यूनेस्को में शामिल है। अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में है, यूनेस्को में है। ये 2 मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है। अंकोर वाट पिछले वर्ष पेपर में, पिछले वर्ष का मतलब जब आपका यूपी टेट एग्जाम हुआ था तब पूछा गया था, पिछले वर्ष कोई एग्जाम नहीं हुआ था, 2022 से पहले पूछा जा चुका है आपका। ठीक, इसका मतलब यह है। सिल्क रूट रेशम मार्ग पर किस शासक का नियंत्रण था? कनिष्क का इस पर नियंत्रण था। अगला देखिए, भारतीय संसद के कितने अंग हैं? कितने अंग हैं? 3 अंग। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, 3 अंग इसके होते हैं। नील नदी का वरदान किसको कहते हैं? मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है, मिस्र की सभ्यता। देखो एक बात आपको यहाँ पर मैं बता दूं, आपको आपके सिलेबस में मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, क्रीट की सभ्यता, चीन की सभ्यता, ये चारों सभ्यताएं आपकी दी गई हैं, वो भी 2-2 लाइन में बताई गई हैं। इनको बताने का मैं कष्ट यहाँ पर कर देता हूँ। ठीक, बता देता हूँ। अभी अंकोर वाट मैंने बताया आपको, कहाँ मंदिर है, पेपर में आया है क्वेश्चन, तो कंबोडिया में है। कंबोडिया, जिसको कंबोज के नाम से भी जानते हैं, कंबोज के नाम से भी जानते हैं, कंबोडिया में है। ठीक, तो ये पॉइंट अभी मैं आपको करा दूंगा, ख्याल कर लेना। 4 सभ्यताएं आपको कराने को है। उसके बाद अगला देखो, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है? वित्त आयोग का गठन 280 से करता है। कब से? 280 अनुच्छेद। अगला देखो, यहाँ पर कहता है चक्र जो राष्ट्र ध्वज के मध्य में बना है किसका प्रतीक है? ये धर्म चक्र परिवर्तन का प्रतीक है। अश्वमेध यज्ञ के बाद सोने के सिक्के पर घोड़े अंकित कराने वाला शासक कौन था? ये शासक कौन था बताओ? ये शासक आपका था समुद्रगुप्त। कौन था? समुद्रगुप्त था। हरिशेड इसका दरबारी कवि हुआ करता था। इसने सिक्कों पर घोड़ों को अंकित करवाया और समुद्रगुप्त को सिक्कों में बीड़ा बजाते हुए भी दर्शाया गया। बीड़ा बजाते हुए किस शासक को दर्शाया गया है सिक्कों में? तो बीड़ा बजाते हुए समुद्रगुप्त को दर्शाया गया है। इसने घोड़ों को भी अंकित करवाया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है सुमेलित करें यात्री और काल। इन्हीं क्वेश्चन को बोलते हैं टॉप लेवल के क्वेश्चन। मैं अक्सर देखता हूँ कि कई लोग जो पढ़ाते हैं ना, तो उन लोगों को सही मायने में सिलेबस का ज्ञात नहीं, उनको सिलेबस ही नहीं पता है। वो लोग किसी एक ही टॉपिक को पढ़ाते रहते हैं, है ना। सिलेबस, जिस व्यक्ति ने अगर सिलेबस के हिसाब से तैयारी कर ली तो वो कभी असफल नहीं हो सकता है। जितना सिलेबस में दिया गया है वो खुद से पूरा कर ले या वही सिलेबस कहीं से भी पढ़ ले, लेकिन हो सिलेबस का ही अंश, तो उसको असफलता नहीं देखनी पड़ती है। अब ये सब कुछ आपका है जो मैं आपको करा रहा हूँ। मेगस्थनीज मैंने बताया आपको, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और मेगस्थनीज की किताब इंडिका कई बार पेपर में आ भी चुकी है। ठीक, फायान, ये विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय जिसको बोलते हैं, विक्रमादित्य के शासनकाल में। अब हुएनसांग का नाम हा से शुरू, हर्षवर्धन का भी हा से शुरू, तो ये आप लोग ट्रिक इसको समझ सकते हैं। ठीक, फायान चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय जिसको विक्रमादित्य बोलते हैं। हुएनसांग आपका हर्षवर्धन के टाइम में और मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में। तो पहले का बी और दूसरे का सी, पहला विकल्प करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पर हो जाएगा। अगला देखो, यहाँ पर कहता है संविधान के किस भाग को अंबेडकर ने सबसे आलोकित भाग कहा है? तो एक अनुच्छेद 32 है, अंबेडकर ने इसको हृदय की आत्मा भी कहा है। अनुच्छेद 32 को उपचारों का अधिकार है, ये जो मौलिक अधिकार है ना, ये भाग 3 में आते हैं। ठीक, तो सी विकल्प करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे कहता है लाख वक्स बोलते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या बोलते हैं? ऐबक को लाख वक्स के नाम से भी जाना जाता है। लाखों का दान करने वाला, इसकी उदारता बहुत अच्छी थी, इसीलिए इसको लाख वक्स भी बोलते हैं। पेपर में क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला यहाँ पर कहता है चांदी का टंका और तांबे का जीतल किसने चलवाया? बताओ। इल्तुतमिश ने चलवाया चांदी का टंका और तांबे का जीतल। क्वेश्चन यहाँ पर कहता है जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण, मैं इस क्वेश्चन को कहूँगा, तहकीक ए हिंद पुस्तक के लेखक कौन है?
तो तहकीक ए हिंद आपको देखने को मिले या किताब उल हिंद देखने को मिले, ठीक है ना। किताब उल हिंद भी इसी को ही बोलते हैं, किताब उल हिंद। तो यह किसकी किताब है, यह किसकी पुस्तक है, तो इसका लेखक कौन है, अल-बरूनी। अल-बरूनी खारकीब का था, है ना। 1017 के करीब में यह भारत आया था। इसको भारत लाया कौन था, तो गजनवी इसको भारत लाया था। कौन, गजनवी, महमूद गजनवी इसको भारत में लाया था। ये बात इम्पोर्टेंट है जो पेपर में कई कई बार पूछी जाती है, इसकी किताब से पूछी जाती है तहकीक ए हिंद, ठीक। और किताब उल हिंद ये भी पूछा जाता है पेपर में, ठीक। और अल-बरूनी ज्यामितीय के प्रति इसका बहुत प्रेम था, ये भी बताया गया है। इसने भारत के समाज को लिखा। अब आगे देखो, ये क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया आपका। इब्न बतूता जो था ये मोरक्को का यात्री था, मोरक्को का यात्री था। और ये 1333 के करीब भारत में आया था। इसको कौन लाया था, इसको मोहम्मद बिन तुगलक भारत लाया था, ठीक। और इब्न बतूता की किताब भी पेपर में आया करती है, रहला, याद रखना। रहला किसकी किताब है, इब्न बतूता की रहला किताब हो जाएगी। अगला देखो, किस अनुच्छेद के तहत हिंदी भाषा को राजकीय भाषा घोषित किया गया है, अनुच्छेद 343(1) के तहत राजकीय भाषा। संपत्ति का अधिकार अब कैसा अधिकार है, संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकार में हुआ करता था, उसको हटा दिया गया है, अब यह सिर्फ एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए किस शासक को दर्शाया गया है, बीड़ा बजाते हुए समुद्रगुप्त को दर्शाया गया है सिक्कों में। किसको, समुद्रगुप्त को। शंक्वाकार वनों की लकड़ी कैसी होती है, जो शंक्वाकार वन होते हैं, शंकुधारी वन बोलते हैं या जिनको टैगा बोलते हैं, तो इनकी लकड़ी बहुत मुलायम होती है, मुलायम। कागज़ वगैरह बनाया जाता है, ठीक है ना। तो मुलायम कहाँ पर लिखा है, यहाँ पर लिखा है, तो मुलायम आपका जवाब हो जाएगा। मैत्री और भारती क्या है बताओ, मैत्री भारती मैंने 10वीं बार आपको बताया है। अंटार्कटिका में ये शोध संस्थान है भारत के, मैत्री भारती गंगोत्री। अब मैत्री सेकेंड वहाँ पर किया जा रहा है, ठीक। अगला देखो, नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं, नक्षत्र मंडल रात में जो तारों के द्वारा बनाई गई समूह की जो आकृति होती है उनको नक्षत्र मंडल बोलते हैं। जैसे सप्तऋषि हो गया, अर्सा मेजर हो गया, बिग बियर हो गया, ये सभी क्या है, ये आपके नक्षत्र मंडल ही होते हैं। अगला देखो, यहाँ पर कहता है इल्तुतमिश ने किस संगठन का निर्माण किया था। इल्तुतमिश ने तो तुर्कान चहलगानी का निर्माण किया था, 40 दलों का निर्माण इसने किया था। और बलवन ने इसको ख़त्म किया, किसने ख़त्म किया, बलवन, ठीक, बलवन ने इसको ख़त्म कर दिया था। तुर्कान चहलगानी 40 सरदारों का संगठन। विश्व का सबसे बड़ा सुंदरवन जो डेल्टा है ना, ये किन नदियों पर बनाया जाता है, किन नदियों के द्वारा बनाया जाता है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा और ब्रह्मपुत्र। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है सिखों के किस गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की है। खालसा पंथ की स्थापना आपके गुरु गोविंद सिंह ने की है, ठीक। अगला यहाँ पर देखिए 100 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर आपका आ चुका है, जो कि कहता है भारत राज्यों का संघ होगा, किस अनुच्छेद में कहा गया है, पहले ही अनुच्छेद में कहा गया है भारत राज्यों का संघ होगा। कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा जानकारी के साथ आपको मुझे कराने हैं, ठीक। यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ दिया था, ठीक, कौन सा, मुझे बताने हैं आपको, क्या बताना है आपको, सारी की सारी सभ्यताएं, यह वाला क्वेश्चन, मुझे इन सभ्यताओं को आपको बता देना है, ठीक। सबसे पहले समझो मेसोपोटामिया की सभ्यता 5000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व में है आपकी विकसित, दजला फरात नदी के किनारे। तो दजला फरात नदी ख्याल कर लेना मेसोपोटामी सभ्यता के लिए। जिगुस्त में प्रमुख देवता इनके रहते थे, जिगुस्त में इनके प्रमुख देवता रहा करते थे, लिपि चित्रात्मक थी। अगला देखो मिस्र की सभ्यता 5000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, नील नदी का वरदान बोलते हैं। मिस्रवासी शवों के शरीर पर नाइट्रोजन का लेप लगाकर एवं मुलायम कपड़े से ढक देते हैं मृतक को या मरे हुए शव को। इस शरीर को ममी बोलते हैं, ममी। इनको पिरामिड के अंदर रखा जाता है, तो पिरामिड आपका मिस्र से संबंधित हो जाएगा, ममी बोलते हैं। नाइट्रोजन का लेप लगा दिया जाता है
मृत शरीर पर और मुलायम कपड़ों से ढक दिया जाता है। उसके बाद क्रीट की सभ्यता। तो क्रीट की सभ्यता भूमध्य सागर के किनारे आपकी विकसित हुई है। सुंदर चित्रकारी के कारण बर्तनों की मांग पूरे देश में थी। क्रीट की सभ्यता की जो बर्तन थे वो बहुत सुंदर चमकीले चित्रकारी बनाए जाते थे। चीन की सभ्यता समझो, ये सभ्यता हुआंगहो नदी के किनारे विकसित हुई है। साटन के कपड़े बांस पर लिखना चीन से शुरू हुआ है। साटन के कपड़े सबसे पहले चाइना में, बांस पे लिखाई सबसे पहले चाइना में। कांस्य के बर्तन में लोग भोजन करते थे। कागज़ का आविष्कार भी चीन से हुआ है। ये जानकारी शायद आपको कोई बताए, कोई नहीं बताएगा। ये आपके सिलेबस में ये 2 से 3 बातें बताई गई हैं जिनको मैंने यहाँ पर बता दिया। आशा करता हूँ आपने इस वीडियो को एकदम मज़ेदार तरीके से देखा होगा, समझने का प्रयास किया होगा। कोई डाउट वगैरह हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और ये नोट्स लेने के लिए नंबर यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा, इस नंबर पर डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं। आप कर लेना, है ना, नोट्स आपको फटाक से तुरंत मिल जाएगा।